आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक तो थ्रेड्स डिस्कस कर रहे थे, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद सेफगार्ड्स जो हैं आज हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी मैम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसकी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अंडरकटिंग का मतलब है कि हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन हम जब इस केस को डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस होगी, ठीक है। वो तकरीबन इसी तरह की एक्सेप्शन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्रेड्स डिस्कस कर रहे थे। कोड ऑफ एथिक्स जब हमने स्टार्ट किया, कोड ऑफ एथिक्स में सबसे पहले हमने 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल स्टडी किए। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। इसके बाद हमने पढ़ा कि इन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से इन प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इन सिचुएशंस को हम कहते हैं थ्रेट। प्रिंसिपल की भी 5 टाइप्स थी, थ्रेट्स की भी 5 टाइप्स है। थ्रेट कौन कौन सी है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। तो हम अब वन बाय वन इन थ्रेट्स को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहे थे, और एग्जाम्पल्स को हम एलेबोरेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल में से केस स्टडी बना के आईकैप टेस्ट करता है। इसमें 2 थ्रेट्स हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और फेमिलियरिटी थ्रेट। आज के लेक्चर में हमने सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट, इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है? वो कहता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब ये है, टीम मेंबर विल नॉट एप्रोप्रिएटली इवेल्युएट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क और हिज फर्म्स वर्क। कि टीम मेंबर अच्छे तरीके से चेक नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा। किस चीज को टीम मेंबर वेरीफाई नहीं करेगा? अपने काम को या अपनी ही फर्म के किए हुए काम को अच्छे तरीके से चेक नहीं करेगा। देखिए, इस थ्रेड को समझने के लिए क्लासिक एग्जांपल है। फर्स्ट कीजिए, मैं आपसे टेस्ट लेता हूं, कोई ऑलरेडी केस स्टडी आपको देता हूं टेस्ट में, और फिर आपसे कहता हूं कि आप खुद ही इसको चेक कर लें। अब बताइए, जब आप अपनी की हुई केस स्टडी को खुद ही चेक करेंगे, आपको कोई गलती नजर आएगी? बिल्कुल गलती नजर आएगी भी तो आप वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, ठीक है। और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, 100 में से 100 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह अगर फर्म के अंदर भी ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। जब हम अपना किया हुआ काम खुद चेक करते हैं तो हम कहते हैं ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो रहा है। इसी तरह फर्म में अगर कोई एक टीम मेंबर अपने किए हुए काम को खुद रिव्यू करे एज ऑडिटर, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो गया। इसकी एग्जांपल्स क्या है? पहली एग्जांपल कहता है प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना, ठीक है। मैं पहले वैसे यहाँ पे लिखने लगा था प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर क्लाइंट, फिर मैंने कहा नहीं, बात तो वही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, शायद स्टूडेंट जो 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो भूल चुके हों। तो ये सब्जेक्ट मैटर का वर्ड यूज करने से उन्हें याद आ जाए कि इससे पहले ये वर्ड कहाँ यूज हुआ था, 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर क्लाइंट हमें ये कहे कि सर आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा प्रिपेयर कर दें, और हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले प्रिपेयर करें और फिर एज ऑडिटर उसका ऑडिट करें, उसको वेरीफाई करें, तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा। पहली चीज, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसका कोई भी कंपोनेंट एलिमेंट। जैसे फर्ज कीजिए, अगर क्लाइंट हमें यह कहता है कि सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कीजिए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो गया। अगर क्लाइंट कहता है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दें,
बताइए थ्रेट राइज हुआ कि नहीं? फिर भी थ्रेट। अगर क्लाइंट कहता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी छोड़े, आप मुझे सिर्फ डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कर दें, थ्रेट राइज हुआ कि नहीं? अगर क्लाइंट ये कहे सर आप मुझे किसी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यूएशन कर दें, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा कि सर मैंने एक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आप उन शेयर्स की वैल्यूएशन कर दें सिर्फ। अब हम शेयर की वैल्यूएशन करना एक अलग असाइनमेंट है, अलग एंगेजमेंट है, और उसके बाद ये एंड पे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, ऑडिट करना, ये एक अलग एंगेजमेंट है। अगर हम ही वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स की या क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी एरिया के, और उसके बाद ये एंड पे हम ही उसको वेरीफाई करेंगे एज ऑडिटर, तो कोई थ्रेट राइज होगा क्या? बिल्कुल राइट। कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। अच्छा, यहां पे मुझे ये बताइए, अगर हम क्लाइंट ने कहा मेरे पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, उसकी वैल्यूएशन कर दो, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, क्लाइंट ने कहा मेरे पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, उनकी वैल्यूएशन कर दो। क्या दोनों सिचुएशंस में कोई फर्क है? कि क्या एक सिचुएशन में थ्रेट राइज होता है, दूसरी सिचुएशन में थ्रेट राइज नहीं होता? क्या ये फर्क है? नहीं नहीं, दोनों में थ्रेट राइज होता है। कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। लेकिन सिग्निफिकेंस डिफरेंट है। किस में थ्रेट ज्यादा सिग्निफिकेंट है? अनलिस्टेड कंपनी के केस में ज्यादा सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आसानी से वैल्यू हो जाते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा जजमेंट एस्टिमेट्स नहीं लगाने पड़ते, उनमें गलती का चांस ज्यादा नहीं होता। लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, आपको हर कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन आज की मिल जाएगी। अनलिस्टेड में ज्यादा जजमेंट्स एस्टिमेट्स होते हैं अनलिस्टेड कंपनी के शेयर वैल्यूएशन में, ठीक है। तो इसीलिए चाहे लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो, अगर हम वैल्यूएशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो थ्रेट अराइज होगा कौन सा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गई। प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उसका कोई भी हिस्सा, पार्ट, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं और बाद में हमने ही उसको वेरीफाई करना है, तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये एग्जांपल समझ आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज, समटाइम्स इसे सेकेंडमेंट भी कहते हैं। टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज का मतलब ये है कि क्लाइंट हमारे पास आया और आके कहने लगा सर आजकल बड़ी टेंशन चल रही है। हमने पूछा क्या हुआ? सीएफओ कहने लगा सर मैनेजर अकाउंट था हमारा, वो अचानक 3 महीने की छुट्टियों में चला गया। अब हम 3 महीने के लिए कोई नया बंदा अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 महीने बाद मैनेजर अकाउंट वापस आ जाएगा, तो उसको कहाँ पे फिर इंगेज करेंगे? और हमारी फर्म अगर कंपनी के अंदर ही किसी और बंदे को एक्स्ट्रा काम देते हैं तो उसको तो ये वाला काम आता ही नहीं होगा, वो गलतियां ज्यादा करेगा, सीखने में 2-3 महीने लगा देगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी ऑडिट टीम का कोई एक बंदा हमारे पास भिजवा दीजिए 3 महीने के लिए, क्योंकि आपकी ऑडिट टीम के जो लोग होते हैं वो हमारा सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम ऑब्टेन करते हैं। हमारा सारा सिस्टम ऑलरेडी उनको पता क्या है, ठीक है, और हम किस तरह काम करते हैं ये भी उनको पता है। वे हमारे काम में जब गलतियां निकालते हैं तो इसका मतलब है उन्हें काम करना भी तो आता है। तो 3 महीने के लिए आप हमारे पास भिजवा दीजिए, जो भी आपकी बिलिंग होगी हम आपको वो पे कर देंगे। अगर हम फर्म में 3 महीने के लिए अपना कोई टीम मेंबर क्लाइंट के पास भिजवा दे, यह है टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज। अब वो बंदा 3 महीने उधर ठहर के आया वापस, पार्टनर ने सोचा है ये तो उनके 3 महीने काम करके उनके सिस्टम को बहुत ज्यादा डिटेल में अब समझ चुका होगा, इसी को हम अपनी टीम का हिस्सा बना के ऑडिट करने के लिए भी भेज देते हैं। इसी को टीम का हिस्सा बना के ऑडिट करने के लिए भी भेज देते हैं। बताइए कोई थ्रेट राइज होगा कि नहीं? कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अच्छा, यहां पे ये बताइए कि क्या फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? वो तो लॉन्ग एसोसिएशन पे होता है, यानी 3 साल से ज्यादा, ये तो 3-4 महीनों में आ गया वापस। इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट, इस केस में फेमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं होता। कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट की एग्जांपल्स क्लियर हो गई। अब अगर आप कहें तो छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका, तैयार है?
अब मैं डायग्राम छोटी सी बनानी है, कहाँ बनाऊं? उधर बना। ये यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एंड वाले स्टूडेंट्स आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पे इधर बना लो, चले इधर बना लेते, इधर बना लेते। ये रेज कर लो, ये आपने नोट कर लिया है आई कैप के टेक्स्ट का रेफरेंस। चलिए अब देखिए, कंसेप्चुअली समझना है आपने सिचुएशंस को। ये है हमारा ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म, और ये है क्लाइंट, क्लाइंट कंपनी। हमारी फर्म में एक मैनेजर था, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने कहा कि यार फर्म में पैसे कम देते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिस में भी इसी तरह होता है, जो प्रैक्टिस में फर्म होती है वो इंडस्ट्री की निस्बत पैकेज कम होता है। फॉर एग्जांपल वो मैनेजर सोच रहा है यार यहाँ पे तो मैं फ्रेश क्वालिफाइड किया मैंने सीए, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया मिल रहा है, इंडस्ट्री में जो पैकेज चल रहा है वो तकरीबन 2 लाख रुपए चल रहा है। तो ऐसा करता हूँ मैं फर्म को छोड़ के इंडस्ट्री में अपनी किसी क्लाइंट कंपनी में चला जाता हूँ। अब इंडस्ट्री में जाएगा तो प्रोबेबली किसी क्लाइंट में उसकी हेलो हाय होगी, वाकफियत होगी, किसी को क्या सुन के वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। अगर हमारा मैनेजर फर्म को छोड़ के क्लाइंट पे चला जाए तो ये है हमारी पहली सिचुएशन, से कहते हैं सिचुएशन ए। याद रखें ये नॉर्मल फिनोमेना है, प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है। फर्म में से लोग निकल के इंडस्ट्री में जाते हैं और जाहिर है चूंकि अपने जो क्लाइंट्स होते हैं फर्म के क्लाइंट्स, उनमें हेलो हाय होती है, वाकफियत होती है, तो उनमें प्लेसमेंट अगर अवेलेबल हो तो प्रेफरेंस उनकी होती है कि वो क्लाइंट को ज्वाइन करें। क्लाइंट की भी प्रेफरेंस यही होती है कि यार हमने बंदा उठाना है या बाहर से भी उठाना है। बाहर से भी बंदा उठाएंगे उसको पहले इंटरव्यू करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नॉलेज देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर पता नहीं बंदा काम का निकलता है कि नहीं निकलता, फिर अगर काम का है भी तो हमारा सिस्टम समझते समझते टाइम लगेगा। ये सारे इश्यूज हमारी ऑडिट फर्म के बंदे में तो नहीं है, वो तो पहले से हमें पता है कि वो किस किस्म का बंदा है। तो क्लाइंट की भी कोशिश होती है कि अगर उसने कहीं पे की पोस्ट पे कोई बंदा उठाना है तो फर्म में से उठाए, लाजमी नहीं, प्रेफरेंस है। अब हमारा मैनेजर क्लाइंट कंपनी पे चला गया, इधर हमारे पास उसने कोई 2-3 साल गुजारे थे। बताइए क्या इस सिचुएशन में कोई थ्रेट अराइज होता है? मुझे ये बताइए, मैनेजर अगर क्लाइंट कंपनी में चला गया, अब यहां से जो टीम ऑडिट करने के लिए जाएगी क्लाइंट कंपनी के पास, उन लोगों के साथ इस मैनेजर की वाकफियत होगी कि नहीं, हेलो हाय होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। ये सिचुएशन समझ आ गई? चले आगे लेके चलते हैं कहानी को। मैनेजर ने उधर 2-2.5 साल काम किया, फिर कहने लगा यार इधर पैकेज तो बहुत अच्छा है लेकिन ख्वारी बहुत है। इधर सुबह 9 बजे आना पड़ता है और शाम को 8, 9, 10 बाज़ रिपोर्टिंग डेडलाइंस होती हैं तो 11-12 भी बज जाते हैं। अब फर्म में पैसे कम मिलते थे लेकिन याशी बहुत थी। उधर 10, साढ़े 10 बजे जाते थे और 3:30, 4 बजे वापस घर। और इस अरसे में भी काम हम लोगों ने थोड़ी करना होता था, वो तो ट्रेनिंग स्टूडेंट करते थे, हमने तो सिर्फ रिव्यू करना होता था। फर्म में याशी थी। ऐसा करते हैं, अब क्लाइंट कंपनी को छोड़ के वापस फर्म में चलते हैं। अच्छा, जब अभी कहानी पूरी नहीं हुई, वापस फर्म में चलते हैं। जब ये वापस फर्म में पहुंचा तो एंगेजमेंट पार्टनर ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, क्लाइंट कंपनी को छोड़ के वापस हमारे पास आ गए। अब तुम तो क्लाइंट का सारा सिस्टम अच्छे तरीके से समझ के आए होंगे, क्यों ना तुम्हें ही इस टीम का मैनेजर बना के ऑडिट करने के लिए भेज दिया जाए। अगर पार्टनर इसी बंदे को टीम का हिस्सा बना के ऑडिट करने के लिए भेज देता है, बताइए कोई थ्रेट अराइज होगा? कौन सा थ्रेट अराइज होगा? सेल्फ रिव्यू। क्योंकि वो जो क्लाइंट कंपनी में उसने जो काम किया था, अब ऑडिट टीम का हिस्सा बन के उसी काम को चेक कर रहा होगा। कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। लेकिन एक थ्रेट और अराइज हो रहा है।
फेमिलियरिटी थ्रेट। भाई फेमिलियरिटी थ्रेट किस वजह से? भाई 2-2.5 साल उधर काम किया तो उसके यार दोस्त तो होंगे ना, ठीक है। तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज होता है और सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी राइज होता है। दोनों सिचुएशन में डिफरेंस है। डिफरेंस समझ आया आपको? इस एग्जाम्पल से हमें एक बहुत ही अहम नुक्ता पता चला, गुर की बात पता चली। वो क्या? कि किसी एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट हो सकते हैं। ये बात मैंने लिखवाई हुई आपको। हाँ, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट हो सकते हैं, जैसे इस सिचुएशन में। अच्छा, यहां पे थ्रेट, अब सुने, तीसरी सिचुएशन, ऑडिट फर्म में हमारा एक ट्रेनी स्टूडेंट, आर्टिकल स्टूडेंट है। आपको पता है आपके आर्टिकल्स कितने साल के होते हैं? नहीं, आई कैप ने तो 3.5 साल के कहा हुआ है। तो 6 महीने फर्म वाले आपके, जो फर्म होती है ना घटिया किस्म की फर्म, और जो उसमें घटिया किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके 6 महीने खा जाते हैं। फिर आप उन 6 महीनों का बदला 3.5 साल में लेते हैं। आप भी जाहिर है एक दफा अपना काम हो जाए, फिर क्या कर। अच्छा, अब फर्ज कीजिए आपके आर्टिकल्स के आखिरी 6 महीने चल रहे हैं। आप बता सकते हैं एक ट्रेनी स्टूडेंट के जब आखिरी आर्टिकल्स के आखिरी 6 महीने चल रहे हों तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है उस वक्त? कि भाई जब आर्टिकल्स खत्म होंगे तो जॉब कहाँ पे करनी है। क्योंकि जो 3.5 साल में आपने किया होगा काम, तो आपको कंफर्म होगा फर्म तो नहीं आपको रखने वाली। तो आपकी कोशिश होती है ये कि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाए। अब आप नजर दौड़ा रहे होते हैं, जिस क्लाइंट पे आपको भेजा जाता है वहां पे नजर दौड़ा रहे होते हैं, यार कहाँ पे कोई वैकेंसी है, कोई जगह है जहां मैं फिट हो जाऊं। अच्छा, अब क्लाइंट भी जैसे मैंने आपको बताया वो भी यही चाहता है कि अगर उसके पास वैकेंसी है तो उसकी ऑडिट टीम में से, ऑडिटर में से कोई बंदा जो है वो वहां पे आ जाए, ये ज्यादा बेहतर रहता है उसके लिए। तो क्लाइंट का CFO उसने आपको देख लिया, उसने कहा ये बंदा तो हीरा बंदा लगता है। आपको उसने ये कहा कि सर ये 2 महीने के बाद जब आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, ये जॉब भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या इरादा है आपका? आपने कहा सर मैं तो कोई जॉब ढूंढ रहा हूं। उन्होंने कहा हमारे पास एक जॉब है, वैकेंसी है, आपके जैसे ही आर्टिकल्स खत्म हो अगले दिन हमारे पास आ जाए। सिचुएशन यहां पे ये है। अच्छा देखिए, सिचुएशन को यहां पे रोकते हैं हम। मुझे बताइए क्या ये A वाली सिचुएशन है या B वाली सिचुएशन है? ना A वाली ना B वाली। A में वो बंदा चला गया था, A अभी गया नहीं है, इस वाली करंट सिचुएशन में अभी गया नहीं है। विलिंग टू ज्वाइन है, विलिंग टू ज्वाइन है, हैज नॉट ज्वाइंड। ठीक है, फर्क समझ आ रहा है? विलिंग, इसको हम ऐसे, मैं डॉटेड लाइन में इसको शो करवा रहा हूं। डॉटेड लाइन में क्यों शो करवाया मैंने? कि अभी विलिंग टू ज्वाइन है, गया नहीं, विलिंग टू ज्वाइन। ये हो गई हमारी सिचुएशन सी। मुझे बताइए क्या इस सिचुएशन में कोई थ्रेट अराइज होता है? यानी अब आप क्या करेंगे, अब आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। जो जो गलतियां, मिस स्टेटमेंट वगैरह आएंगी CFO की, वो फौरन पार्टनर को रिपोर्ट करेंगे, ऐसे होगा? मुझे बताइए अब काम करते हुए आप अपने करंट बॉस को सामने रख के, उसके इंटरेस्ट को सामने रख के काम करेंगे या फ्यूचर बॉस को? फ्यूचर बॉस, क्योंकि आपको पता है अभी जॉब की ऑफर हुई है, सैलरी अभी डिसाइड होना बाकी है, गाड़ी छोटी मिलेगी कि बड़ी मिलेगी ये डिसाइड होना अभी बाकी है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी कोशिश होगी कि जो फ्यूचर बॉस है उसके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए आप काम करें। तो इस सिचुएशन C में भी थ्रेट अराइज होता है। कौन सा थ्रेट? अब देखें, सिचुएशन मिलती जुलती है, ये चूंकि मिलती जुलती सिचुएशन एक और सिचुएशन है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जिसमें बंदा साइमल्टेनियसली ऑडिट फर्म में पार्टनर भी होता है, क्लाइंट में डायरेक्टर भी होता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी फिलहाल हम सिर्फ इस 3 सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं। मुझे बताइए तीनों में फर्क आपको समझ आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड कर लेंगे कि कहानी इधर से उधर की है, उधर से इधर की है, कि 2B वाली कहानी है। डिसाइड कर लेंगे। जिसने सही डिसीजन कर लिया वो तो मार्क्स लेगा, जिसने ये डिसीजन गलत कर लिया, चाहे बाकी सारा 100% सही छापे, उस सिचुएशन के लिहाज से मार्क्स नहीं मिलने। सिचुएशन A है, लिख दिया सारा कुछ B का, लिखा सही, 100% सही लिखा, मार्क्स देगा वो? कोई मार्क्स नहीं देगा।
तो एग्जाम में याद रखे, इस सिचुएशन को सही तरीके से वैल्यूएट करना बहुत अहम है। अब एक दफा फिर से, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, मुझे बता दीजिए, अगर कोई टीम मेंबर फर्म को छोड़ के क्लाइंट कंपनी को ज्वाइन करता है, कौन सा थ्रेट अराइज होगा? कौन सा थ्रेट अराइज होगा? भाई इस सिचुएशन में फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज नहीं होगा, क्योंकि वो क्लाइंट का हिस्सा बन चुका है। क्लाइंट ने थोड़ी काम चेक करना होता है ऑडिटर का, वो तो ऑडिटर ने काम चेक करना होता है क्लाइंट का। तो जो बंदा इधर से उधर पहुंच गया, क्लाइंट बन गया, उसने काम चेक नहीं करना, काम तो उस बंदे ने चेक करना है जो इधर है। तो ये सिचुएशन समझ आ गई, फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रहा है। अब चलते हैं, अगर कोई बंदा क्लाइंट को छोड़ के हमारे पास फर्म को ज्वाइन कर ले और हम उसे टीम का हिस्सा बना के उसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए भेज दें। अब देखिए हमारे पास आ चुका है, कोई थ्रेट अराइज होता है? बिल्कुल। एक तो थ्रेट अराइज होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट किस वजह से अराइज होता है? भाई वो अपना काम खुद चेक कर रहा होगा। और दूसरा थ्रेट किस वजह से राइज होता है? फेमिलियरिटी थ्रेट, जान पहचान की वजह से। शाबाश, फेमिलियरिटी थ्रेट। क्लियर हो गई ये बात? और अब अगर वो विलिंग टू ज्वाइन हो तो फिर कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ रिव्यू नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होगा। अच्छा, क्या इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा? सी में क्यों नहीं? फिर अभी गया तो नहीं ना, अभी गया तो नहीं ना, ठीक है। अभी तो सिर्फ करंटली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो रहा है। भाई ये डायग्राम समझ आई आपको? इसको नोट कर दें। ये जो शिफ्टिंग है ना स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई बंदा इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, इसको ज़हन में नहीं रख पाते। फिर इसको पहले अच्छे तरीके से तसल्ली से डिसाइड करके फिर आपने आंसर लिखना शुरू करना है। जी, ये क्लियर हो गई अब आपको बात? अब ये एक तरह से हमारे जो तीनों थ्रेड्स थे अभी तक जो हमने पढ़े, उनकी प्रैक्टिस हो गई। सेल्फ इंटरेस्ट की भी, फेमिलियरिटी थ्रेड की भी और सेल्फ रिव्यू की भी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम थ्रेड स्टडी करने जा रहे हैं इंटिमिडेशन थ्रेड। इंटिमिडेशन थ्रेड के साथ लिख दीजिए, इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? डराना धमकाना। डराना धमकाना, दोनों लफ्ज लिखें। डराना धमकाना। कहते टीम मेंबर इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ, टीम मेंबर को रोका जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली काम ना करे। कैसे रोका जाता है? थ्रेट्स से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, धमकियां दे के, दबाव के जरिए, प्रेशराइज करके उसको रोका जाता है इंडिपेंडेंटली काम ना कर सके, ताकि वो, यानी जब कभी ऑडिटर को डराया धमकाया जाएगा तो वो ऑडिट अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकेगा। इस थ्रेट को क्या कहते हैं? इंटिमिडेशन थ्रेट। अच्छा बताइए, डराए धमकाएगा कौन? किसको? अच्छा, कैसे डराए धमकाएगा? कहेगा सही ऑडिट ना करना वरना मैं तुम्हारे बच्चे अगवा कर लूंगा, ऐसे डराएगा क्या? क्या कत्ल की धमकी दे? नहीं नहीं नहीं, क्लाइंट भी बड़ा शातिर है, शातिर है, शानदार निकलने लगा था मेरे मुंह से, शातिर है, क्लाइंट भी बड़ा वो ऐसी कोई धमकी नहीं देगा जिससे उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल हो सकता हो। वो धमकी किस चीज की देगा? वो धमकी देगा डिसमिसल के, कि भैया आपको निकाल देंगे। अच्छा अब देखें, डिसमिसल के, भाई किसको डिसमिस कर देंगे? किसको डिसमिस कर देंगे? ऑडिटर को। ऑडिटर को। भाई अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो हम नेक्स्ट टर्म के लिए आपको रीपॉइंट नहीं करेंगे, या अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देने, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया आपने कि एक्सपेक्टेड है मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, अगर आपने आइंदा इसके बारे में सोचा तो आपको ड्यूरिंग ऑडिट ही रिमूव कर देंगे। अब बताइए इस सिचुएशन से कौन सा थ्रेट राइज होता है? इंटिमिडेशन थ्रेट, कि डिसमिस कर दिया जाएगा। किसको डिसमिस? ऑडिटर को। आगे चलते हैं, यहां उसके किसी रिलेटिव को,
जो कि क्लाइंट में काम कर रहा है। मुझसे कहेंगे अगर तुमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो तुम्हारा भाई जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसको नौकरी से निकाल देंगे। क्या ये भी इंटिमिडेशन थ्रेट है? ये भी इंटिमिडेशन थ्रेट। अब आप सोचेंगे, कहेंगे सर जब रिलेटिव क्लाइंट में काम करता है तब तो फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट। अब आप कह रहे हैं इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है। तो याद रखिए सिचुएशन के लिहाज से थ्रेट चेंज हो गया। सिचुएशन के लिहाज से थ्रेट चेंज हो गया। जब तो वो क्वेश्चन में कहे कि सिर्फ इतना कि रिलेटिव काम करता है, हम कहेंगे फेमिलियरिटी थ्रेट। और जब कहे रिलेटिव काम करता है लेकिन धमकी दी उसने कि उसको जॉब से निकाल देगा अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, अब फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं लिखना, अब वही सिचुएशन क्या बन गई है? इंटिमिडेशन थ्रेट। कोई फर्क समझ आया आपका? अच्छा आगे चलते हैं। डिसमिसल कर देगा किसको? ऑडिटर या उसके रिलेटिव को। अच्छा कहां से? फर्ज कीजिए ऑडिटर है, कहां से? सम टाइम वो कहता है आपको डिसमिस कर दिया जाएगा ऑडिट से। जैसे मैंने एक भी एग्जांपल दी कि आपको ड्यूरिंग ऑडिट डिसमिस कर दिया जाएगा या ईयर एंड के बाद रीपॉइंट नहीं किया जाएगा। बाजुकात ये थ्रेट, बाजुकात अदर एंगेजमेंट का भी थ्रेट देता है कि सर ऑडिट में तो हम आपको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि शेयर होल्डर हमारी इतनी बात नहीं मानते, लेकिन जो दूसरी सर्विसेज हैं जैसे टैक्स सर्विसेज, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज, हमने आपको जो लाखों के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं वो हम किसी और फर्म को दे देंगे अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो। अब जरा थोड़ा सा सोचें, क्या ये भी थ्रेट ऑफ डिसमिसल नहीं बनता? ठीक है, तो थ्रेट ऑफ डिसमिसल में क्लाइंट हमें ऑडिट से रिमूव करने की भी धमकी दे सकता है, और अगर हम ऑडिट के अलावा कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसे भी रिमूव करने की धमकी दे सकता है। हमें रिमूव करने की भी धमकी दे सकता है, और अगर हमारा कोई रिलेटिव काम कर रहा है क्लाइंट पे उसको भी रिमूव करने की धमकी दे सकता है। थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, वो कहेगा भाई तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस फाइल। मुझे बताइए क्या क्लाइंट ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? और किस चीज का केस फाइल करता होता है? कि भाई वो पिछले साल जो 5,338 रुपए की मिस स्टेटमेंट थी वो तुमने आइडेंटिफाई नहीं की थी, इस चीज का केस फाइल कर सकता है। अब चाहे अदालत में जाके हम केस जीत जाएंगे, लेकिन एक दफा हमारी रेपुटेशन तो अफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, ये थ्रेट ऑफ लिटिगेशन समझ आया आपको? चलें एक और जहन में आगे छोटी सी डायग्राम, कहाँ बनाए अब इसको? इधर 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 ही फिट कर देता हूँ, उधर बना दूं? चलें उधर बना देते हैं। हाँ लेकिन बोर्ड भरा भरा हो तो जरा लगता है हमने कुछ पढ़ के गए हैं घर, कोई बात नहीं ऐसे। अच्छा ये मैं मिटाने लगा हूं, आपने अपने दिमाग से नहीं मिटा देना इसको, हैं? चले अब सुने, हमारे दुनिया में तकरीबन कोई शायद 7 अरब के करीब इंसान रहते हैं, ऐसे उन 8 अरब नहीं गिन के आए थे क्या? अच्छा चलें ठीक है भैया 8 अरब जितने भी हैं, चलें 8 अरब। दुनिया में जितने भी इंसान हैं 8 अरब के करीब, भाई ने बताया हमें, इनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। इनमें से तकरीबन जो 6-7 लोग हैं इनमें से, उनके साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं पॉजिटिव, और जो 50-60 के करीब लोग हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं नेगेटिव, और जो बाकी के जितने भी बने उनके साथ हमारे ताल्लुकात न्यूट्रल। भाई इसी तरह होता है ना? जरा सोच के मुझे बताइए, ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कि न्यूट्रल? इंडिपेंडेंस का मतलब यही है, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, कौन सा थ्रेट अराइज होता है भला? फेमिलियरिटी, शाबाश। और अगर वो रिलेशनशिप नेगेटिव है, शाबाश, ये कंसेप्ट समझ आप, इंटिमिडेशन। तो इंटिमिडेशन का मतलब है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, एडवर्स रिलेशनशिप।
चलिए अब इंटिमिडेशन थ्रेट भी क्लियर हो गया, इसको भी टिक कर दूं, ये भी डन। आगे चलते हैं एडवोकेसी थ्रेट। अब देखें एडवोकेसी थ्रेट से हमारे जहन में क्या आता है लफ्ज वाला एडवोकेट। एडवोकेट किसको कहते हैं? वकील। जब ऑडिटर ना रहे बल्कि वकील बन जाए तो हम कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट अराइज हो गया। भाई वकील कौन होता है और क्या करता है? वकील इस तरह काम करता है कि अगर उसके पास कोई अपना केस लेके आया कि सर मेरे पे कत्ल का केस है और मैंने कत्ल किया भी है, लेकिन आप मेरा केस लड़े कोर्ट में जाके, तो कोर्ट में जाके वकील कहेगा जज साहब हालांकि ये मेरा क्लाइंट है लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि जो मुजरिम है उसको सजा दी जाए, इसने कत्ल किया इसको फांसी पे लटका दिया जाए। ऐसे कहेगा ना वकील? ऐसे नहीं कहता, बल्कि वो क्या करता है, चाहे उसे पता भी हो, अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्रोमाइज कर देता है और अपने क्लाइंट की पोजीशन प्रमोट करता है। किसके सामने? सबसे अहम चीज किसके सामने? थर्ड पार्टीज के सामने, जो कि इस केस में जज है। तो ये है एडवोकेसी थ्रेट। जब कोई भी बंदा अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्रोमाइज कर दे और अपने क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट करे थर्ड पार्टीज के सामने, इसे क्या कहेंगे? कौन सा थ्रेट है? एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है। टीम मेंबर विल प्रमोट क्लाइंट्स पोजीशन टू थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल, कहता क्लाइंट हमारे पास आया और कहने लगा सर एफबीआर में केस चल रहा है हमारा, आप ऐसा कीजिए, टैक्स का केस चल रहा है, आप ऐसा कीजिए कि हमें रिप्रेजेंट कीजिए एफबीआर में जाके, या फर्ज कीजिए हमने एफबीआर ने टैक्स जो है वो हम पे इम्पोज किया है और हमने उसके खिलाफ अपील फाइल किया है कोर्ट में, आप कोर्ट में हमें रिप्रेजेंट कीजिए जाके। अब ऑडिटर जब कोर्ट में जाएगा क्या ये कहेगा सर आपने तो अभी आधा टैक्स इनका पकड़ा है, अभी आधा और भी छुपाई हुई है इनकम इन्होंने, ये कहेगा? उसे पता भी हुआ तो ये नहीं कहेगा, वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन कंप्रोमाइज कर देगा और अपने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करेगा। किसके सामने? थर्ड पार्टी के सामने। यह है एडवोकेसी थ्रेट। यहां में सिर्फ एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स वकालत भी कर सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, केसेस लड़ सकते हैं? इसके साथ बिल्कुल लड़ सकते हैं। कौन से वाले? 302 के केस, 420 के केस? नहीं, ये वाले केस नहीं, सिविल केस, कारपोरेट लेवल के केस, कारपोरेट मैटर से रिलेटेड केसेस, कंपनीज एक्ट के, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर। तो ये एडवोकेसी थ्रेट समझ आया? एडवोकेसी थ्रेट की दूसरी एग्जांपल हो सकता है अभी समझ में ना आया हो सही तरीके से। प्रमोटर आपको पता है क्या होता है? जो शेयर्स वगैरह प्रमोट करता। क्लाइंट ने ऑडिटर से कहा सर हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, आप जरा हमारे लिए इन्वेस्टर ढूंढ के लाएं, आपको माकूल मुआवजा दिया जाएगा। अब ऑडिटर इन्वेस्टर ढूंढने के लिए गया, जैसे ही इन्वेस्टर उसे मिला, उसने इन्वेस्टर ने कहा मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो पार्टनर ये कहेगा सर देखे मैंने इस कंपनी का ऑडिट करता हूं और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हुई, लेकिन जितना को मैंने काम किया उससे मुझे पता चल रहा है कि लॉस आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, इस कंपनी में ना इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे कहेगा को? बल्कि वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन कंप्रोमाइज करके क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करेगा। वो कहेगा सर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, बहुत अच्छी कंपनी है, देखिए अभी इन्वेस्टमेंट आपकी डबल होती। ठीक है। तो ये कौन सा थ्रेट अराइज हुआ? एडवोकेसी थ्रेट। अब देखें अपना क्या इंडिपेंडेंट ओपिनियन कंप्रोमाइज कर रहा है, क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट कर रहा है थर्ड पार्टीज के सामने, जो इस केस में कौन है? इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो कौन सा थ्रेट आया? एडवोकेसी थ्रेट। जी कुछ समझ आया आपको सारे थ्रेट्स? चलिए अब ऐसा करते हैं, रीडिंग टाइम आपको चाहिए कि आगे चलें? पक्की बात है, कंसेप्ट समझ आ गए? चलिए नेक्स्ट। मुझे ये बताइए कोड ऑफ एथिक्स में आपको बताया था 3 चीजें डिस्कस की हुई हैं, कौन कौन से? प्रिंसिपल, थ्रेट, सेफगार्ड। ठीक है। अगर सेफगार्ड ना होते
तो हमारी मिसाल ऐसे ही हो जाती है जैसे ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी बता देता है, दवाई कोई नहीं देता, तो उसका फायदा ही कोई नहीं है। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ने कहा कि सेफगार्ड्स भी हम आपको बताएंगे, सेफगार्ड भी हम बताएंगे। अब सेफगार्ड जो है वो दो तरह के हैं, एक जो अहम नहीं है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईकैप ने और क्लासिफिकेशन किया है, हम तो जाहिर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक वो कैटेगरी है हमारे मुताबिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, और एक वो कैटेगरी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो कौन सी वाली करें? दोनों करनी है, जाहिर है एग्जाम में तो कोई भी आ सकती है। तो आईकैप कहता है एक कैटेगरी वो है सेफगार्ड्स की जो किन लोगों ने बनाए, किन लोगों ने इंप्लीमेंट किए, प्रोफेशन और रेगुलेटर्स ने। जैसे इससे मुराद क्या है, जैसे आईकैप और एससीसीपी ने। भाई ये कौन से सेफगार्ड्स हैं? फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्री। कहता है हम अपने प्रोफेशन में हर बंदे को एंटर नहीं होने देंगे, सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके पास कुछ, चार्टर्ड अकाउंटेंट वही लोग बनेंगे जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज होगा जो हमने बताया हुआ सिलेबस में, जिन लोगों ने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की होगी 3.5-4 साल के, सीखा होगा काम को। ऐसे ही लोग हैं जो कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही लोग हैं जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का हक है। तो हमारे प्रोफेशन में एंट्री के लिए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मुझे बताइए किन चीजों की जरूरत है? एजुकेशन की भी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस की भी, ठीक है, ताकि पढ़े लिखे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो ही वो कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करेंगे। फिर कहता है आईकैप ने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी इशू किए हैं, आईकैप और एससीसीपी ने मिलकर, जैसे कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा मुझे बताइए क्या कोड ऑफ एथिक्स आईकैप ने बना के जो हमें दिया, जिसमें उसने एक तो थ्योरेटिकली प्रिंसिपल थ्रेट्स और सेफगार्ड को डिस्कस किया है, और फिर उसके बाद केस स्टडीज बना के जो डिफरेंट प्रैक्टिकली हमें एथिकल सिचुएशन फेस करना पड़ती है, एक एक करके उनको डिस्कस किया है कि इस सिचुएशन में ये थ्रेट है, ये सेफगार्ड होना चाहिए, इस सिचुएशन में ये थ्रेट है, ये कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। बताइए क्या आईकैप का हमें कोड ऑफ एथिक्स बना के देना ये भी एक सेफगार्ड नहीं है? क्या इससे हमें थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं होती? थ्रेट्स को रिड्यूस करने में, मिनिमाइज करने में या एलिमिनेट करने में हेल्प नहीं होती? तो ये भी एक तरह से सेफगार्ड है। आईकैप का एससीसीपी के साथ मिलके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इशू करना, जैसे कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी एक सेफगार्ड है। फिर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीबीडी रिक्वायरमेंट्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सीबीडी रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोड ऑफ, भाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे सीबीडी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, आईकैप सेमिनार कंडक्ट करवा सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स पे नहीं करवाता क्या? अभी रिसेंटली जो है वो कुछ दिन पहले कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हुआ है, अब उस पे भी आईकैप ने बहुत से सेमिनार कंडक्ट करवाए लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या रिवीजन आई हैं। तो ये कंटिन्यूइंग सीपीडी रिक्वायरमेंट्स, ये भी एक सेफगार्ड है। फिर एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बाय प्रोफेशनल और रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है बताया हुआ आपको? रिव्यू में और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या फर्क है? रिव्यू है उसी टीम के अंदर सीनियर बंदा जूनियर का रिव्यू करता है उसी टीम के अंदर। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या है? टीम के बाहर कोई और बंदा टीम के काम को चेक करेगा सही किया कि नहीं। ये जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है ये दो तरह का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल कौन करता है भला? फर्म के अंदर ही कोई दूसरा पार्टनर वगैरह। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन करता है? आईकैप, ठीक है। अब मुझे बताइए एक्सटर्नल इधर सेफगार्ड, क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एक सेफगार्ड है? जाहिर है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो करने आएगा वो चेक नहीं करेगा कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया कि नहीं किया, कि वो सिर्फ आईएसएस की कंप्लायंस देखेगा, कोड ऑफ एथिक्स पे देखेगा। अब जरा मुझे सोच के बताइए, अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो सवाल का जवाब दे सकेंगे। एक है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। बताइए सेफगार्ड्स क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल रेगुलेशन में कौन सा वाला आएगा?
एक्सटर्नल, देखें एक्सटर्नल आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है इंटरनल किधर होना चाहिए? इंटरनल का सेफगार्ड इन दी वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? फर्म, फर्म ने जो सेफगार्ड अप्लाई करना है, तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किधर होना चाहिए? फर्म में। देखते हैं है कि नहीं है, बिल्कुल पहला यही है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो इंटरनल में और एक्सटर्नल में फर्क समझ आया? ये जो ना इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इसको समटाइम हम ये भी कहते हैं कंडक्ट इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, समटाइम कहते हैं engage an additional chartered accountant to review work done. Engage an additional chartered accountant to review work done. किसी जगह पे सेफगार्ड में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा, किसी जगह पे लिखा मिलेगा engage an additional chartered accountant to review work performed। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये पता चल गया इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, और एक्सटर्नल भी पता चल गया। आगे चलते हैं। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बाय प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडीज। ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म क्या होता है भाई? ये होता है सजा और जजा का निजाम, सजा और जजा का निजाम। देखें, जब तक हमें ये ना पता हो कि अच्छा काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे, तो क्या हम, अगर हमें ये नहीं पता तो क्या हम अच्छे काम करेंगे? क्या बुरे काम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह, नहीं बात समझ आए? अच्छा लें, एक रिसर्च बताता हूं आपको। यूएसए में एक टीम ने रिसर्च की। उन्होंने क्या किया, एक बंदे से कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। रिसर्च के लिए एक बंदे को बुलाया, कमरे में बिठाया, उन्होंने कहा सर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना है। अच्छा, टीम को उन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था कि सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, ठीक। अच्छा, उन्होंने पूछा जी बताइए सर ये क्या, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पूछे। उसने कुछ ठीक बताए, कुछ गलत बताए। उन्होंने कहा ठीक है सर, अब अगले हफ्ते फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगले हफ्ते फिर उसको बुलाया, क्वेश्चन चेंज किए। इनके क्वेश्चन में टीम को पता था। अब की बार जब उसको बिठाया तो साथ वाले कमरे में उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर चला दिया, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी बंदे के चीखने की आवाज आती थी। अब उधर टेप रिकॉर्डर था, इधर टीम आके बैठ गई। वो बंदा जिसका इंटरव्यू होता था पूछने लगा सर ये थोड़ी थोड़ी बाद चीखों की आवाज कैसे आती है? कह लगा सर साथ वाले कमरे में भी एक इंटरव्यू हो रहा है, उसमें जो बंदा जैसे ही गलत जवाब देता है तो उसे करंट लगता है। जैसे हमने इस कुर्सी में भी आपने देखा ये तारे लगाई हुई है करंट के लिए, ताकि जैसे ही कोई गलत जवाब दे फौरन उसे करंट लग जाए। तो ये उसकी चीखों की आवाज है, जैसे गलत जवाब देता है उसे करंट लग जाता है। अब की बार जो टीम ने सवालों के जवाब पूछे उसने सारे के सारे सही बताए। इससे टीम किस कंक्लूजन? उनका अगर आपको झूठ बोलने या गलत काम करने से कोई नुकसान होगा, उसकी सजा मिलेगी। अगर ये डर हो तो फिर आप सही काम करेंगे, अगर ये डर नहीं है तो फिर आप गलत काम करेंगे। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आए? डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म भाई, अगर हम बाइक पे जाए, सामने इशारा रेड हो गया, बताइए रुक जाएंगे कि क्रॉस करेंगे? हम देखेंगे, वार्डन को ढूंढेंगे। अगर नजर आया तो रुक जाएंगे, पता है चालान कर देगा 200 का, और अगर नजर नहीं आया तो निकल जाएंगे। हाँ, तो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, ठीक है इसका असर। अच्छा, ये अब प्रोफेशन या रेगुलेशंस के क्या सेफगार्ड है ये समझ आगे चलते हैं। वर्क एनवायरनमेंट फर्म, और ये खास तौर पे हमने समझने हैं क्योंकि ये हमारी जो केस स्टडीज आएंगी उनमें ये वाले यूज होने हैं, वर्क एनवायरनमेंट वाले। उनमें वो ये नहीं पूछता ये सिचुएशन है कोड ऑफ एथिक्स, इसमें बताओ थ्रेट कौन सा है, और बताओ आईकैप क्या करेगा, और बताओ एससीसीपी क्या करेगा। ये नहीं पूछता, बल्कि क्या पूछता है, ये सिचुएशन है, इसमें थ्रेट बताओ क्या है, और बताओ फर्म क्या करेगी, बताओ पार्टनर क्या करेगा। ये क्वेश्चन पूछता है। बताओ रेलिवेंट टीम मेंबर को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है। वो आईकैप एससीसीपी को नहीं पूछेगा। लेकिन बाहर रटे वाला क्वेश्चन सेट हो जाए तो उसके लिए हमने याद कर लेने पॉइंट्स, इनको याद भी करना और समझना भी है। पहले वाला पॉइंट समझ आ गया, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला। अब आगे चलते हैं।
जैसे फर्ज कीजिए ये कैसे कहाँ का अच्छा ये मैंने क्या किया है, जहन में रखिएगा, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। मैंने क्या किया, सारी सिचुएशन सामने रखी, उनमें देखा कौन कौन से वाले ऐसे सेफ गार्ड हैं जो ज्यादातर सिचुएशन में यूज हो रहे हैं, जो ज्यादातर सिचुएशन में यूज हो रहे थे वो फिर मैंने आपके सामने लाके ये रख दिए। इसके अलावा और भी सेफ गार्ड हो सकते हैं दुनिया में, ये ज़हन में रखिएगा। पहला सेफ गार्ड इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट। जैसे फर्ज कीजिए क्वेश्चन में वो ये कहे कि टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बाद वो बंदा वापस आ गया 3 महीने बाद, उसी को ऑडिट टीम का हिस्सा बना के भेज दिया। थ्रेट तो है ना, बताइए क्या इसमें हमें उस टीम मेंबर का काम एक्स्ट्रा किसी इंडिपेंडेंट बंदे से चेक नहीं करवा लेना चाहिए कि सर देखो इसने सही काम, फेवर तो नहीं दे दी, इसने ये ना हो कि ऊपर ऊपर से टिक कर दिया हो, करवाना चाहिए कि नहीं? तो ये कौन सा सेफगार्ड हुआ? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। या एंगेज एन एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिव्यू वर्क परफॉर्म्ड। आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल, यूज ऑफ सेपरेट टीम्स टू प्रोवाइड एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। सेपरेट टीम्स यूज करें, मतलब क्या हुआ? फर्ज कीजिए अगर क्लाइंट हमें यह कहता है सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर कर दें और फिर उसके बाद उसका ऑडिट भी कर दें, तो थ्रेट राइज हो गया ना, सेल्फ थ्रेट। उसका एक सेफगार्ड क्या हो सकता है कि हम कहें अच्छा ठीक है तैयार हैं हम, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हमारी डिपार्टमेंट ए की टीम करेगी और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट डिपार्टमेंट बी की टीम करेगी। बताइए इस सेफगार्ड से क्या थ्रेट कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? भैया कम हो रहे। तो ये भी एक सेफगार्ड है कि जब आप एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे हो तो एश्योरेंस सर्विसेज अलहदा लोग प्रोवाइड करें, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज अलहदा। ये बात समझ आ गई? ये भी। तीसरी, रोटेशन ऑफ सीनियर टीम मेंबर। रोटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज कर देना। भाई हमें पता चला कि हम एक हमारे टीम मेंबर की लॉन्ग एसोसिएशन है, 5 साल से वो टीम का हिस्सा बन के ऑडिट करने के लिए जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? चेंज कर दे उसको, रोटेट कर दे उसको। सम टाइम कहता है रिमूव द रेलिवेंट टीम मेंबर फ्रॉम करंट एंगेजमेंट। इसका मतलब भी क्या हुआ कि भाई उसे इस टीम से निकाल के किसी और ऑडिट में भेजो, इधर कोई और बंदा भेज दो, 5 साल बहुत हो गई, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ सीनियर टीम मेंबर। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। टर्मिनेटिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट विद क्लाइंट। क्लाइंट के साथ जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको क्या कर दे? टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स खरीदे हुए हैं तो डिस्पोज कर दे, लोन लिया हुआ है तो वापस कर दे। यह टर्मिनेटिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। टर्मिनेटिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट विद क्लाइंट, ये बात समझ आ गई? डिस्कसिंग एथिकल इश्यूज विद दो चाबी गवर्नेंस, ये तो पढ़ा दिया हुआ है आपको पहले। ये नहीं पढ़ाया हुआ आपको कि जब कोई कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो रही हो, कोई भी थ्रेट राइज हो रहा हो, तो दो चाबी गवर्नेंस डायरेक्टर्स को बता देना। ये नहीं पढ़ाया हुआ? अच्छा किसी और क्लास को पढ़ाया होगा, है ना? आपको तो चैप्टर 4 नहीं पढ़ाया हुआ ना मैंने। चैप्टर 4 में ऑडिट रिपोर्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 वो पढ़ने के लिए कहा था, वो किसी और क्लास को कहा होगा। उसमें जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ था वो भी आपको नहीं पढ़ाया हुआ। उसके एंड पे वो 4 चीजें थी जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ाई। प्लान स्कोप वाली बात थी, एंड टाइमिंग वाली बात, वो की ऑडिट मैटर वाली बात थी, वो किसी और क्लास को पढ़ाई होगी ना। अच्छा, तो जरा ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर पे पहुंचे, फिर आप भी पढ़ लेना। जब किसी और क्लास को पढ़ाया तो आप पहुंच गए। ऑडिट रिपोर्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 निकाल लें, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन निकाल लें, उसके एंड पे जाके आखिरी जो 2-3 पैराग्राफ हैं
उनमें ढूंढने की कोशिश करें कि किसी जगह पे ऑडिटर ये कह रहा है कि सर हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोड ऑफ एथिक्स की कोई भी वायलेशन हुई, हमारी इंडिपेंडेंस पे किसी भी चीज ने कोई इफेक्ट डाला, हम आपको वो भी बताएंगे थ्रेट क्या है और उस सेफगार्ड क्या अप्लाई की है वो भी बताएंगे। ये बात कह रहा है। तो भाई क्यों नहीं पढ़ा हमने? भूल गए थे, कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं। पढ़ा क्यों नहीं था ये? पढ़ा क्यों नहीं था ये? पढ़ाया नहीं था मैंने? नहीं, मैंने आपको कहा था ना ये पढ़ना है जिंदगी में। मैंने कहा था याद नहीं करना, मैं कहा था 3-4 दफा पढ़ना। खास तौर पे इसमें जो बोल्ड गहरे वाले अल्फाज हैं उनको खास तौर पे पढ़ना। पता हो रिपोर्ट में ये वाले लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एंड में भी ये है, वो 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा फिर कहा सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। ये इस जैसे स्टूडेंट होते हैं। वो पूछे ना उनसे, आते हैं रिजल्ट क्या हुआ? सर वो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो आपने क्लास में नहीं कराया हुआ था, तो मैं उसकी वजह से फेल हो गया हूँ। अच्छा पहले हाँ, फिर क्या बोला? नंबर कितने थे? 35 नहीं 22। फेल किस वजह से हुए हैं? वो 3 नंबर जो सर ने नहीं करवाया था। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं सर वो असल में 3 नंबर का क्वेश्चन जो था ना उसको देख के कॉन्फिडेंस लूज हो गया था मेरा। मैं कहा शाबाश भैया, शाबाश तेरे कॉन्फिडेंस पे। वो 3 नंबर देख के लूज हो गया जो नहीं किए थे। जो 97 नंबर का किया हुआ था उसको देख के स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। ये होते हैं। ये मैं फिर कहूंगा, एक दफा फिर कहूंगा इस क्लास में, 2-3 दफा कहूंगा ये बात। तो डिस्कसिंग एथिकल इश्यूज विद दोस्त गवर्नेंस, भी ये समझ आ गया। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? ये अक्सर आएगा केस स्टडी। भाई सेफगार्ड समझ आ गए? सेफगार्ड समझ आ गए? अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे मोहल्ले में था एक डॉक्टर था नहीं वो, हाँ वो वैसे वो मेडिसिन वगैरह सेल करता है। तो आपको पता है नुस्खे उनके पास आते रहते हैं, उन्हें अंदाजा हो जाता है यार इस मसले के लिए ये मेडिसिन नॉर्मली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसके लिए। हर मोहल्ले में कोई ना कोई 2-4 बंदे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ मेडिसिन दे देते हैं। उसने क्या किया हुआ था, कोई डिफरेंट पेन किलर्स मिला के ना, उसमें कोई नींद की गोलियां भी डाल के 7 गोलियां होती थी, उसकी एक पुड़िया बनाई हुई थी। वो सर पुड़िया बनाता था, 7 गोलियां होती थी उसमें। सर दर्द से लेके कैंसर तक कोई मरीज चला जाए उसे वही पुड़िया देता था। अच्छा वो खा, एक तो पेन किलर होती, फिर नींद आ जाती थी, सो के बंदा वैसे ही अपने आप को फ्रेश समझता है। तो वो हमारे मोहल्ले में बड़ी मशहूर थी उसकी बुढ़िया कि भाई ये जादू की बुढ़िया, से आराम आ जाता है जो भी मसला हो। मुझे ये बताइए, एक स्टूडेंट कहने लगा, वो भी कोई उसी तरह का माइंडसेट का होगा, कहने लगा सर ये सारे सेफगार्ड आपने पढ़ाए, ठीक है सेफगार्ड पढ़ाए, तो अगर कोई भी सिचुएशन हमसे पूछ ले और मैं ये सारे के सारे सेफगार्ड उसमें लिख दूं तो मुझे मार्क्स दे देगा? यानी हर सिचुएशन में ये सारे सेफगार्ड फिट कर देने हैं। मैंने कहा शाबाश, तुम्हारी मिसाल तो वही डॉक्टर वाली हो गई है कि उसके पास मरीज आया और कहने लगा सर मुझे ये मसला है। तो उसने अपने असिस्टेंट से क्या कहा? उसने कहा हमारे पास जितनी भी गोलियां सारी एक एक करके इसको दे दो, कोई तो काम करेगी। मुझे बताइए ऐसे डॉक्टर को आप समझेंगे कि ये अच्छा डॉक्टर है? और बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। तो मुझे आप बताइए, अगर एग्जाम में कोई सिचुएशन आ जाए कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन की और हम ये कहें कि जितने भी सेफगार्ड हैं हमने याद किए सारे के सारे इसमें फिट कर दें, भाई कोई तो सही होगा, एग्जामिनर मार्क्स देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, बिल्कुल। अब सुनिए, फिर कल आधा कंसेप्ट आधी गुर की बात बताई थी, आज गुर की बात पूरी बता रहा हूं। कल क्या बताया था? हर सिचुएशन के सिचुएशन के एक से ज्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं, हमने सारे रेलिवेंट थ्रेड इसी के साथ आगे लिख ले, एक और लाइन ऐड कर ले। हर सिचुएशन के अपने सेफगार्ड्स होते हैं। हर सिचुएशन लिखिएगा, हर थ्रेट ना लिख दीजिएगा, ध्यान से हर सिचुएशन लिखना है। हर सिचुएशन, हर थ्रेट तो नहीं ना लिखा, हर सिचुएशन के अपने सेफगार्ड्स होते हैं, हमने सारे रेलिवेंट सेफगार्ड लिखने हैं, हमने सारे रेलिवेंट सेफगार्ड लिखना है, ठीक है। वो डॉक्टर वाला काम नहीं करना,
वो सारी एक एक गोली डाल दी। अब पता चला ये एग्जाम्पल, शाबाश। कितनी एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के 19 की 19 एग्जाम्पल। शाबाश। तो चलें फिर करते हैं अभी शुरू। अब सुन लें, आपने क्या करना है, पेज 230, नहीं एग्जाम्पल भाई ने कहा था, मैं तो लेक्चर खत्म करने लगा था, भाई ने कहा तो मुझे याद आ गया वाकई कल छुट्टी है। तो आज के दिन तो आप सारा जो भी पिछला चैप्टर हमने पढ़े हैं ऐसा वो तो सारा रिवाइज कर देंगे। फिर आपका दिल कर रहा होगा और ऑडिट पढ़ना है और पढ़ना है। फिर आप कहेंगे काश सर हमें कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए दे देते तो हमारा संडे जो है वो बड़ा अच्छा गुजरता है। तो इसीलिए सुन लें, पेज 237 पे आए। देखिए कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा लिखने के लिए आपको, हालांकि कल छुट्टी का दिन है। नॉर्मली अकाउंटिंग के टीचर क्या करते हैं, हर रोज 4 घंटे का काम देते हैं, तो छुट्टी वाले दिन 12 घंटे का काम देते हैं, ऐसे करते हैं ना, और आप लोग करके भी आते हैं। चले सुने, कोई रिटर्न सिर्फ रीडिंग के लिए दे रहा हूं असाइनमेंट। पेज 237 पे आ गए, 4 सिचुएशंस हैं, इनके साथ मैं नंबरिंग लगाना भूल गया था, आप जरा नंबरिंग लगा दे। 1 2 3 4 1 2 3 4 2। अगले सफ़े पे आए, अगले सफ़े में नंबरिंग शुरू करनी है 5 से 5 से 11 तक चलेगी ये, 5 से 11 तक। 11 तक कर लिया। अगर 11 पे आके पेज खत्म हो रहा है तो फिर आपने सही नंबरिंग की है। नेक्स्ट पेज पे है 12 से शुरू, 12 से लेके 19 तक नंबरिंग कर ली मेरे भाई ने। चले अब देखें, आपने घर जाके पढ़ना है। पढ़ना क्या है, लेफ्ट साइड पे सिचुएशन पढ़ने हैं, राइट साइड पे बताया हुआ है कि इस सिचुएशन से कौन सा थ्रेट अराइज होता है, और उससे आगे क्या बताया है जो इस सिचुएशन में अप्लाई होने हैं। आपने इनको पढ़ना है और समझना है, और फिर हसबे तौफीक याद भी कर लेना, याद भी कर लेना। लेकिन सारे आप नहीं याद कर सकेंगे, सारे आप वैसे तो जो मैं कहूंगा वो भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी काम थोड़ा कम आधा कर देना चाहिए। 5 जी लिखे सिचुएशन नंबर, सुने जो आपने सिचुएशन घर जाके रीड करनी है, समझनी है और याद करनी है। 3 काम करने हैं। क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और याद करना है। क्या करना है, समझना है, याद करना है। पढ़ने वाला काम आपने करना है, याद करने वाला काम आपने करना है। समझने में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो मेरा काम है। अब देखिए कौन सी, क्या सारी सिचुएशन 19 की 19 एग्जाम्पल? नहीं 19 की 19 एग्जाम्पल नहीं, बल्कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। भाई लिख लो कहीं, सारी ना पढ़ाना, ये ना मंडे को आके सर मैंने तो सारी याद कर ली। 1 से लेके 10 तक और फिर 15 से लेके 17 तक, बस 1 से लेके 10 तक और 15 से लेके 17 तक, ठीक है। 15 और 17 भी शामिल है, शाबाश है। जब हम कहते हैं 6 तारीख से लेके 10 तक छुट्टियां हैं, तब तो नहीं पूछते सर 6 और 10 को भी छुट्टी है। 17 शामिल है जी। 1 से लेके 10 तक और 15 से लेके 17 तक। अब देखें, ये बंद कर दें और नहीं हमने पढ़ना। ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ पास पेपर के इधर उधर के क्वेश्चन इकट्ठे किए और मैंने कहा जरा देखते हैं कि एग्जामिनर किन किन अल्फाज के साथ कंसेप्ट्स को टेस्ट करता है, किन किन अल्फाज के साथ क्वेश्चन बनाता है। अगर आप इजाजत दें तो चंद एक वर्ड सिचुएशन आपके साथ डिस्कस कर लूं, वो जो एग्जाम के क्वेश्चन में यूज हो। मैं सिचुएशन बताऊंगा, आपने गैस करना है ये कौन सी वाली एग्जाम्पल है। चले पहला सुनिए, फादर ऑफ ट्रेनी हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट। सेल्फ इंटरेस्ट, शाबाश, फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक।
टीम मैनेजर इनहेरिटेड शेयर्स ड्यूरिंग ऑडिट। टीम मैनेजर को ड्यूरिंग ऑडिट विरासत में हिस्सा, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट वाली। शाबाश, आगे चलते हैं। इंगेजमेंट पार्टनर वाज, अच्छा इसमें बड़ा अच्छा कंसेप्ट टेस्ट किया था उसने। इंगेजमेंट पार्टनर वाज रोटेटेड बट मैनेजर वाज रिटेन्ड इन टीम, बोथ वर इन्वॉल्व्ड इन ऑडिट फॉर पास्ट 5 years। हाँ, इसमें उसने कंसेप्ट में क्या टेस्ट किया कि कंपनीज एक्ट तो सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होता है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स पार्टनर्स और पूरी टीम पे अप्लाई। इसलिए उसने कहा 5 साल हो गए, उसने कहा पार्टनर्स को रोटेट कर दिया है, मैनेजर रखा हुआ है, ताकि देख लें किस स्टूडेंट को इस प्रोविजन का पता है कि कोड ऑफ एथिक्स मैनेजर पे भी अप्लाई होता है। शाबाश। अच्छा आगे चलते हैं। वाइफ ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर मार्केटिंग इन ऑडिट क्लाइंट। भाई इसको बाद नमाज इशा बावुजू किबला रू होके 313 दफा कहना है, फायदा फिर भी कुछ नहीं होगा। अच्छा सीए कर लोगे फिर फायदा होगा इंशाल्लाह। जी तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। अगली एग्जांपल सुने। A past consultant of client joins the firm and is deputed on audit of client. पास्ट कंसल्टेंट समझे एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई होता नहीं है, पार्ट टाइम एम्प्लॉई होता है। कंसल्टेंट जो होता है ये पक्का नहीं होता एम्प्लॉई, पार्ट टाइम एम्प्लॉई होता है। पास्ट कंसल्टेंट था और वो क्या हुआ, उसने ज्वाइन कर लिया किसको? पास्ट कंसल्टेंट क्लाइंट का था, ज्वाइन फर्म को किया और हमने भेज दिया उसे ऑडिट करने के लिए। सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी, फेमिलियरिटी थ्रेड भी। शाबाश। ऑडिट मैनेजर हैज ऑब्टेन्ड लीज फाइनेंस फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट मैनेजर हैज ऑब्टेन्ड लीज फाइनेंस, लीज पे चीजें ली क्लाइंट से। जी इसमें कौन सा थ्रेड बताया आपने? सेल्फ। अच्छा ये भाई की बात से एक बात ज़हन में आ गई। कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि एक से ज्यादा थ्रेट अराइज हो रहे हो, लेकिन मैं आपसे अभी फिलहाल एक ही थ्रेट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो मैं एक से ज्यादा रिक्वायर नहीं कर रहा। अगर किसी के जहन में आ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, उसका मतलब ज्यादा सोच, लेकिन मेरी इस वक्त क्लास में रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जब आप परसों की क्लास में आएंगे फिर चूंकि आप सारे पढ़ के आए होंगे, तो जो जो सिचुएशन मैंने कही है इन सिचुएशन को आपसे पूछूंगा। इनमें अगर किसी सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट है तो वो फिर आप बताइएगा, वो फिर मुझे सुन के खुशी होगी। इसके बाद एन ऑडिट मैनेजर ऑन प्रीवियस ऑडिट हैज रिसेंटली ज्वाइंड ऑडिट क्लाइंट एज जीएम फाइनेंस। नहीं समझ आई? हमारी ऑडिट टीम ऑडिट मैनेजर था, पिछले साल ऑडिट मैनेजर था, इस साल उसने क्लाइंट का जीएम फाइनेंस बन गया। फेमिलियरिटी थ्रेड और सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी नहीं भाई, क्लाइंट बना है, क्लाइंट ने थोड़ी काम चेक करना होता है। फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द क्लाइंट हैज ज्वाइंड द ऑडिट फर्म एज एंगेजमेंट पार्टनर। फाइनेंस डायरेक्टर हैज ज्वाइंड ऑडिट फर्म एज एंगेजमेंट पार्टनर। हाँ सेल्फ रिव्यू भी। Audit manager has been offered a job of CFO in audit client to be joined after the completion of audit. सेल्फ इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। शाबाश। चलिए इतनी एग्जांपल, वैसे तो और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं। हाँ कोई 100-150 एग्जांपल और हैं, तो प्रैक्टिस कर लें वो नहीं। चलें ठीक है, वो टेस्ट के लिए भी कुछ रखते हैं ना, वो टेस्ट में सेट करेंगे। आपको आज रिटन असाइनमेंट कोई नहीं दे रहा, रीडिंग के लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ, लाजमी पढ़िएगा, वरना सुन लीजिए जो। अच्छा नेक्स्ट वीक में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन पढ़ के आया कौन पढ़ के नहीं आया? जो नहीं मैं पूछूंगा नहीं, जब डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो जो नहीं पढ़ के आया वो पता क्या कहेगा
सर ये थ्रेट कहां से आया है, सर ये सेफगार्ड कहां से आया। जो आज नहीं पढ़ेगा वो परसों और अगले लेक्चर में क्या पूछेगा, सर ये थ्रेट कहां से आया और ये सेफगार्ड कहां से आया। हम उसे क्या कहेंगे, भाई तू कहां से आया, तुझे पता नहीं था, पिछली क्लास में कहा था रीडिंग करने को। ठीक है, तो जिसने ये पूछा ना कि सर ये थ्रेड कहां से आया, ये सेफगार्ड कहां से आया, तो समझ ले फिर अगला सवाल मैंने उसे क्या पूछना। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म।